1990 से 91 के दौर में एक ऑयल शॉक आया था। उसने भी पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। भारत में एक बार पहले भी तेल के दामों को लेकर हाहाकार मचा था। एक ऑयल शॉक फिर से आया है, भारत पर नया ऑयल शॉक। ये 1990 से 91 के दौर जैसा नहीं है, लेकिन क्यों फिर भी ये बहुत दर्दनाक है, ये समझने की जरूरत है। भारत ऑयल शॉक से कितना नुकसान झेल रहा है, जवाब सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में नहीं छिपा है। देश का इंपोर्ट बिल बेकाबू हो रहा है, रुपया रिकॉर्ड कमजोरी तक पहुंच चुका है, ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है और महंगाई का नया दौर दस्तक दे रहा है। यानी तेल की आग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था में भी महसूस होने लगी। अब ऐसे में मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि ईरान यूएस वॉर से पैदा हुआ 2026 का ऑयल शॉक अमेरिका के लिए 1990 to 91 की तुलना में काफी कम डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि तब के मुकाबले आज कंज्यूमर फ्यूल पर कम खर्च करते हैं, इकोनॉमी ज्यादा प्रोडक्टिव है, कॉर्पोरेट मार्जिन्स मजबूत हैं, यूएस नेट एनर्जी एक्सपोर्टर बन चुका है, फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा लिक्विड हैं और फिस्कल पॉलिसी भी ज्यादा सपोर्टिव नजर आती है। लेकिन ये सब यूएस के लिए है। इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए यही शॉक बिल्कुल अलग तरह से काम करता है, क्योंकि भारत अभी भी बड़ा नेट ऑयल इंपोर्टर है और क्रूड प्राइस राइज का असर सीधे इन्फ्लेशन पर, रुपए पर, करंट अकाउंट डेफिसिट पर और कंपनी मार्जिन्स के साथ साथ हाउसहोल्ड बजट्स पर पड़ रहा है, यानी हमारी और आपकी जेब तक पहुंच रहा है। पूरी रिपोर्ट को समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलकर 1990 to 91 के ऑयल शॉक की वजह जान लेते हैं। 1990 में इराक के कुवैत पर इन्वेजन के बाद ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई और क्रूड प्राइसेस तेजी से ऊपर गए। जुलाई 1990 में अराउंड $15 पर बैरल से अक्टूबर तक लगभग $42 पर बैरल तक पहुंच गए। इससे ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आया, करंट अकाउंट का प्रेशर बढ़ गया और ग्रोथ स्लो डाउन का रिस्क भी बढ़ गया। इंडिया के लिए यह शॉक काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी ज्यादा थी, काफी हाई थी और फ्यूल प्राइस राइज ने फ्यूचर पॉलिसी चेंजेस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अर्जेंसी को भी सपोर्ट किया हुआ था। अब 1991 के ऑयल शॉक के बाद भारत ने जो बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, उनका मुख्य उद्देश्य था फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को स्टेबलाइज कर देना, इकोनॉमी को खोल देना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कंट्रोल्स को कम करना। उस दौर ने 1991-92 की लिबरलाइजेशन पैकेज को भी तेज किया, जिसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ढीली की गई, इंपोर्ट बैरियर्स कम हो गए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खुल गए। अब आइए 2026 के ऑयल शॉक पर। मॉर्गन स्टैनली 6 सेक्शंस पर बात कर रहा है: कंज्यूमर एक्सपोजर, रियल इकोनॉमी, कॉर्पोरेट सेक्टर, एनर्जी स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कंडीशन और पॉलिसी एनवायरनमेंट। 1990 से 91 ऑयल शॉक में गैसोलाइन बर्डन करीब 3% ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग था, यानी जितना भी कंज्यूमर स्पेंड करते हैं उसका 3%, जबकि 2026 में ये करीब 1.8% है। रियल इकोनॉमी साइड पर 1990-91 में प्रोडक्टिविटी वीक थी, आईएसएम गिर रहा था और जॉबलेस क्लेम्स तेजी से ऊपर जा रहे थे। 2026 में प्रोडक्टिविटी करीब 2.5% है, आईएसएम बढ़ रहा है और जॉबलेस क्लेम्स बहुत नीचे दिखाए गए हैं। कॉर्पोरेट मार्जिन्स की बात की जाए तो 1990-91 में लगभग 4% के आसपास थे, जबकि 2026 में करीब 15%। एनर्जी स्ट्रक्चर में यूएस 1990-91 में लार्ज इंपोर्टर था, यानी हेवी अमाउंट इंपोर्ट करता था, जबकि 2026 में नेट एक्सपोर्टर बन गया है, यानी अब वो इंपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि दूसरे देशों को बेच रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन भी 1990-91 में काफी कमजोर थी, जबकि 2026 में राइजिंग लोन ग्रोथ और वेरी लिक्विड सिस्टम दिखाया गया है, यानी कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है यूएस में। पॉलिसी एनवायरनमेंट की बात की जाए तो 2026 का फिस्कल इंपल्स बड़ा है। इंडिया की वल्नरेबिलिटी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि देश अपनी क्रूड नीड्स का 80% से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है और कुकिंग गैस की डिपेंडेंस भी बहुत हाई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इंडिया ऑयल शॉक से शील्ड करने की कोशिश कर रहा है, यानी बचाव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एनर्जी प्राइस ऑलरेडी इकोनॉमी पर प्रेशर डाल रहे हैं। जब क्रूड ऊपर जाता है तो इंडिया ज्यादा डॉलर्स बाहर भेज रहा है, जिससे ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों बिगड़ रहे हैं।
क्रिसिल की भी एक रिपोर्ट आई है जिसने ये बताया कि हाई ऑयल सिनारियो में, यानी जब ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर बढ़ते हैं, उस सिनारियो में करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 2% जा सकता है जीडीपी का, जबकि एचएसबीसी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 2.3% ऑफ जीडीपी के वाइडन होने की संभावना जताई है, यानी कि ये पहुंच सकता है देश की कुल जीडीपी का 2.3%। अब रॉयटर्स ने एक शार्पर शॉक दिया है, बड़ा शॉक दिया है। 2.5% बता रहे हैं वो जीडीपी का जोखिम है यहाँ पर, यानी रिस्क है यहाँ पर। 2.5% ऑफ जीडीपी अगर ये वाइडन हो जाता है तो। इंडिया में फ्यूल कंपनीज ने हाल के हफ्तों में रिटेल प्राइसेस बढ़ाए। स्टेट रन रिटेलर्स पहले हाइक के बाद अगर देखें तो दिल्ली में पेट्रोल प्राइसेस को 98 रुपए के आसपास प्रति लीटर और डीजल को 91 रुपए प्रति लीटर के आसपास तक रखा। और बाद में जो तीसरा हाइक हुआ है अभी रिसेंटली, उसके बाद दिल्ली में 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास या उससे ज्यादा पर पेट्रोल ट्रेड कर रहा है और 96 रुपए प्रति लीटर के आसपास डीजल पहुंच गया है। रॉयटर्स का कहना है कि 3 रीसेंट हाइक के बाद फ्यूल प्राइसेस 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। अब ये जरूरी है क्योंकि इंडिया में रिटेल फ्यूल प्राइसेस लंबे समय तक होल्ड किए गए थे और अब अंडर रिकवरीज बढ़ने पर पास थ्रू शुरू हुआ है। ऑयल शॉक का सबसे तेज असर करेंसी मार्केट में दिखाई दिया। भारतीय रुपए ने मई 2026 में रिकॉर्ड लो छुआ था, 96 रुपए 13 पैसे पर डॉलर तक गिर गया था। और बाद में फ्यूल प्राइसेस यानी ऑयल प्राइसेस गिरने के साथ और आरबीआई के इंटरवीन करने के बाद बेस्ट डे इन नियरली 2 मंथ्स दिखा, लेकिन वो भी 95 रुपए प्रति डॉलर के आसपास ही दिखा। अब रुपया 2026 में अब तक 6% से ज्यादा गिर चुका है और ऑयल ड्रिवन प्रेशर ने आउटफ्लोज और हेजिंग डिमांड के साथ मिलकर करेंसी को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। अब जब रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्टेड क्रूड महंगा हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाएंगे, एडिबल ऑयल्स महंगे हो जाएंगे, मशीनरी और बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन का अगला राउंड देश में दिखाई देने लगेगा। भारत का क्रूड इंपोर्ट बिल वॉल्यूम कम होने पर भी प्राइस इफेक्ट से उछल गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अप्रैल 2026 में क्रूड इंपोर्ट वॉल्यूम करीब 4.3% गिरकर 20.1 मिलियन टन हुआ, लेकिन ऑयल इंपोर्ट बिल 52% से ज्यादा बढ़ गया। अब रॉयटर्स की माने तो इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट अप्रैल में 28.38 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ गया था, यानी वाइडन हुआ था, क्योंकि ऑयल शिपमेंट्स बहुत तेजी से बढ़े। और ये वही मैकेनिज्म है जिसे आप बहुत साफ भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि बैरल्स कम आए होंगे, यानी तेल के जो कूपे आते हैं वो कम आए होंगे, तो भी बिल ज्यादा आ सकता है अगर प्राइस बहुत ऊपर चला जाए तो। और फिलहाल ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब जरा आप खुद पर आइएगा, यानी हम पर और आप पर आते हैं, हाउस होल्ड्स पर आते हैं। तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए पेन फ्यूल टैंक से शुरू होकर किचन तक पहुंच जाता है। पेट्रोल डीजल हाइक का असर ट्रांसपोर्ट फेयर्स पर पड़ेगा, डिलीवरी चार्जेस बढ़ जाएंगे, स्कूल आना जाना मुश्किल हो जाएगा बच्चों का, आपकी सब्जी के दाम, दूध के दाम और यहाँ तक कि घरेलू सर्विसेज जो होती हैं उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी कट करके प्राइस को होल्ड करती है तो फिस्कल कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर कट नहीं करती है तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी महंगाई के साथ साथ डील करेंगे। गवर्नमेंट ने प्राइस राइजेस को स्टैगर्ड रखा है, यानी थोड़े थोड़े पार्ट्स में प्राइस राइज किए, जिससे शॉक जो है वो एकदम से ना लगे, ग्रेजुअल लगे। लेकिन पास थ्रू अब साफ तौर पर शुरू हो चुका है और ये हमें और आपको भी दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देश के उद्योग पर नजर डालेंगे तो बिजनेसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रेस उन सेक्टर्स पर आएगा जो फ्यूल इंटेंसिव है, जैसे एविएशन, जहां पर आती है आपकी हवाई यात्रा। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ऑटो, सीमेंट, केमिकल्स, पेंट्स, एफएमसीजी। मार्जिन्स स्क्वीज होते हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट तुरंत बढ़ते हैं, लेकिन फाइनल प्राइस तुरंत नहीं बढ़ाए जा सकते। फाइनेंशियल कंडीशंस भी टाइट हो सकती हैं क्योंकि रेट कट्स डिले हो जाएंगे और बॉन्ड यील्ड ऊपर रह सकती है। रॉयटर्स कह रहा है इंडिया फाइनेंशियल कंडीशन को ऑयल शॉक और रुपी वीकनेस के बीच टाइट बताया जा रहा है। इंडिया के सामने 3 ऑप्शंस हैं और तीनों में है ट्रेड ऑफ। पहला ऑप्शन है फ्यूल टैक्स कट करके कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन फिस्कल डेफिसिट पर दबाव बढ़ा देना। दूसरा ऑप्शन है प्राइस इंक्रीज होने देना, जिससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन और लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है रुपए को एडजस्ट होने देना, जिससे इंपोर्ट बिल और ज्यादा इन्फ्लेट हो सकता है, यानी रुपया और ज्यादा गिरेगा और इंपोर्ट बिल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से 2026 का ऑयल शॉक का यूएस के लिए 1990-91 से काफी कम डेंजरस दिखाई दे रहा है।
लेकिन इंडिया के लिए ये अब भी क्लासिक मैक्रो शॉक है। इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपया गिरता है, इन्फ्लेशन ऊपर जाता है और सरकार को तेल के दाम पर, डेफिसिट पर और ग्रोथ के बीच टफ चॉइस लेनी पड़ती है। इस बार भारत के लिए इम्पैक्ट लंबा हो सकता है और इंडिया इससे कैसे डील करेगा, ये टैकल करने की कोशिश सरकार भी कर रही है और अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी में शायद आरबीआई की तरफ से भी एक इंडिकेशन आ जाए। वैसे आरबीआई पॉलिसी को लेकर के आपकी क्या राय है? आपको ऐसा लग रहा है कि रेट हाइक होना चाहिए या फिर हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।